अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। डेफर्ड टैक्स एसेट पेज नंबर 6, इसकी एक्सेप्शन पे आ जाते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि वही एसेट लायबिलिटी जिसके शुरू में ही डिडक्टेबल डिफरेंस आ गया था पहले ही दिन, लेकिन उसकी टैक्स ट्रीटमेंट कोई नहीं है। इसकी मिसाल एक ही है और वो मिसाल है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट अगर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और हमने उसको लायबिलिटी बनाया हुआ है, हमने बनाया हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट को लायबिलिटी, लेट्स से 400, ये इसकी कैरिंग अमाउंट है। मिल चुकी है, इनकम नहीं बनी, या इनकम बन गई है मिली नहीं है? मिल चुकी है, इनकम नहीं बनी। कल को उसने इनकम बनना है तो ये एडवांस इनकम जैसी चीज हो गई। कैरिंग अमाउंट माइनस, कल को कितनी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा? 400 पे, टैक्स बेस 0, तो इसकी कैरिंग अमाउंट 400, टैक्स बेस 0, डिफरेंस आ गया। और इस पे चूंकि टैक्स लगना ही नहीं है, यानी इसका टैक्स इफेक्ट ही नहीं है, इसका टैक्स इफेक्ट है ही नहीं, इस पे टैक्स लगना ही नहीं है, तो डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए नहीं। लेकिन अगर आप प्रोसीजर देखेंगे तो बन जाएगा, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है। इस पे बेशक डिडक्टेबल डिफरेंस आ रहा होगा, लेकिन इस पे डेफर्ड टैक्स नहीं बना देना। ये डेफर्ड टैक्स एसेट की एक्सेप्शन है और डब्बे में यही मिसाल लिखी हुई है। ये हो गए जी एक्सेप्शंस। अच्छा, अब इन एक्सेप्शंस और गुडविल वाली बात हो गई, और मैंने चलें बाकी करते हैं बाद में। क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। बल्कि हाँ, पहले इस तेरे आए नोट्स पे आए, वापस नोट्स पे वापस आए। पहले सादे सादे से डिस्क्लोजर देख लेते हैं ताकि एक बार पूरा प्रोसीजर से गुजर जाए, फिर उसमें मुश्किलें डालता जाता हूं। पहले बिल्कुल सादे से डिस्क्लोजर्स देखते हैं। पेज नंबर 12 पे आए। अगर आपसे डिस्क्लोजर्स मांगे जाते हैं, जो कि मांगे जाते हैं, वो डेफर्ड टैक्स का डिस्क्लोजर भी हो सकता है और टैक्स एक्सपेंस का डिस्क्लोजर भी हो सकता है। डेफर्ड टैक्स जो एसेट या लायबिलिटी है, ये जो बैलेंस शीट में आ रहा है, और टैक्स एक्सपेंस जो एसओसीआई में आ रहा है। टैक्स एक्सपेंस का भी एक नोट है और डेफर्ड टैक्स का भी एक नोट है। पहले डेफर्ड टैक्स बताता हूं। अभी जो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 किया है, देखा है,
ये दोनों फिगर्स निकालनी पड़ी थी ना, और ये निकाली थी उसी टेबुलर फॉर्मेट से जिसमें एसेट्स लायबिलिटीज लिस्ट डाउन किए थे और उनमें किसी में पॉजिटिव था किसी में नेगेटिव था, सब पे रेट लगाया, उनका एक नेट आंसर टोटल निकला, वो यहां लिख दिया। यही हरकत इस साल के एंड पे की, यहां लिख दिया, और इन दोनों का डिफरेंस टैक्स एक्सपेंस है। ये डेफर्ड टैक्स का नोट है कि आप ओपनिंग बैलेंस जैसे बना था उसको तोड़ के बताएं कि वो किन किन आइटम्स पे था। वो जो हम नेट टोटल करके लिख रहे हैं ना, उसको तोड़ के बताना है, और वो तोड़ा हुआ है ऑलरेडी, वर्किंग में तोड़ा हुआ है। ओपनिंग को तोड़ के बताएं ये किन किन पे था, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लोजिंग को तोड़ के बताएं, और जिस तरह 1500 और 2000 का डिफरेंस ले रहे हैं उस तरह 1500 जिन 7 आइटम से मिलकर बनाए, उन 7 आइटम का इंडिविजुअल डिफरेंस लिया जा सकता है ना। ये वो नोट है। डेफर्ड टैक्स की मूवमेंट है इसमें असल में, जिसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, ये वो है जो पिछले साल का टेबुलर वर्किंग का आखिरी कॉलम था, ये वो है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल की टेबुलर वर्किंग का आखिरी कॉलम है। और इन दोनों कॉलम्स का जो डिफरेंस है, अभी मैं बिल्कुल सादा सादा बता रहा हूं, तो इसमें इक्विटी और ओसीआई वाले कॉलम को फिलहाल भूल जाएं। जो दोनों का डिफरेंस है वो टैक्स एक्सपेंस है। यानी अभी जो टी अकाउंट के जरिए किया था, वो इनके जो बिल्कुल आखिर में बोल्ड करके मैंने टोटल लाइन बनाई हुई है ना, वो अभी हम समझे ये काम कर रहे थे। क्लोजिंग का टोटल 2000 आ रहा है, ओपनिंग का टोटल 1500 आ रहा है। अभी हमने इनको कंपेयर करके 500 कहा था, अब हमने हर लाइन आइटम के कंपैरिजन में P&L लिखना है। ये डेफर्ड टैक्स का नोट है। जो अभी सवाल किया क्वेश्चन नंबर 3, उसका डाटा बताइएगा मुझे, मैं आपको उसका नोट बना के दिखाऊं। ये बात समझ आ गई है? बात समझ आ गई है? जो इकट्ठा था वो अलग अलग कर देंगे तो यार बना लूं तो क्या हार जाए कोई? 3 का बना है? तू कर लिया तो 3 का बना। 3 में डाटा नहीं है ना पूरा, 3 में ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है। 3 में डेफर्ड टैक्स का बीडी नहीं दिया हुआ है ना, तो आप ये तब बना सकते हैं जब खुद निकाल रहे होंगे। इसके पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, तो वो जब दिया हुआ है तो फिर दिया हुआ है। ये तो तब बना सकते हैं जब आप तोड़ सकते हो। खैर इसको बहुत टाइम लगा के तोड़ा जा सकता है, वैसे इतना पॉसिबल भी नहीं है, तोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या आइटम्स थी? पीपीई था, और क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ग्रेचुटी भी थी, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, एडवर्टाइजमेंट भी थी शायद एक, और डेफर्ड टैक्स वाली टेबुलर वर्किंग में और क्या है? मेरा ख्याल है ये 4 ही हैं बस। ओपनिंग यानी 18 वाले कॉलम में इनमें से 3 थे। पीपी में डिफरेंस कितना था 18 वाले कॉलम में? इस पे 35% लगा दें। दो 2018 वाले कॉलम में 7250 है, इस पे 35% लगा दें। 2537। और पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है, ये नहीं था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है 350, इस पे लगा दें 35%। नेगेटिव। फिर ग्रेचुटी का कितना है? 35 लगा दें इस पे भी। 2.8875
8250 पे 35% लगा दें, 2887 7.5, ये इसका टोटल बनेगा। इसी तरह 19 वाला कॉलम, 19 वाले कॉलम में पीपी के सामने 9100 है, इस पे लगा दें 35%, 3185। एडवर्टीजमेंट के सामने 300 है, 1.75 और 4750 पे लगाएं 166। अगर सिर्फ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है तो इसका और इसका डिफरेंस है। अच्छा, जरूरी नहीं डिफरेंस नहीं जरूरी, हो सकता है एक डीटी हो एक डीटीएल हो, तो अकाउंट बना के करिएगा। ये जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, ये है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो हम कहेंगे कि ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना था और रिकॉग्नाइज हुआ पी एंड एल में दिस माइनस दिस, तो वो जो इनका डिफरेंस बनेगा ये पी एंड एल में चार्ज आ जाएगा। ये डेफर्ड टैक्स का नोट है। जो टेबुलर वर्किंग की हुई है पिछले साल की वो ये है, इस साल की वो ये है, और इनका डिफरेंस ये पी एंड एल में जाएगा। क्या? नहीं, वो तो वो भी करें, लेकिन हर एक का अलग अलग। ये भी आपने कहा अकाउंट बनाना तो नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा था कि 2000 और 1500 का जरूरी नहीं कि डिफरेंस ही होगा, हो सकता है 1500 भी इधर हो 2000 भी इधर हो, ये कह रहा था मैं। आप एक्सपेंस अकाउंट बना के निकालें, ये कहा था। यहां पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करें। जब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे यानी दिस फिगर माइनस दिस फिगर, ये फिगर निकलेगी। ये कितना निकलेगा? 647.5। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव 105। नेगेटिव 122.5 पॉजिटिव। ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है और ये डेफर्ड टैक्स का नोट है कि आपने जिन जिन आइटम्स पे टेबुलर वर्किंग में वो जो आखिरी कॉलम बनेगा रेट लगाने के बाद, पिछले साल, इस साल, और इन दोनों का डिफरेंस। ये हो गया डेफर्ड टैक्स का नोट। अगले पेज पे आए, 13 पे, आखिरी पेज पे। ये है टैक्स एक्सपेंस का नोट। टैक्स एक्सपेंस जो कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स से मिलके बनना है। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स से मिलके बनना है, टोटल टैक्स एक्सपेंस, ये उसका नोट है। एक तो करंट टैक्स के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, यानी करंट टैक्स फॉर करंट ईयर और करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर, ये अलग अलग बता दिए। डेफर्ड टैक्स में ये जो इफेक्ट ऑफ रेट चेंज है ये बताता हूं भी। जो रिलेटेड टू डिफरेंसेस फॉर द ईयर है वो ये, जो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालते हैं ना, ये है। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज नहीं बताया अभी। इनका टोटल ये टैक्स एक्सपेंस है। इसके बाद इसी में एक और हिस्सा होता है, वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम पीबीटी 4000 और इसमें हमने एडजस्टमेंट्स की 1000 की, टैक्स प्रॉफिट निकल आया 3000 और करंट टैक्स इस पे लगेगा। अगर करंट टैक्स 30% रेट है तो करंट टैक्स आ जाएगा 900। ये करंट टैक्स है।
डेफर्ड टैक्स किस पे बनता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। डिफरेंस पे ही बनता है, नहीं अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं बनता, इस डिफरेंस पे तो डेफर्ड टैक्स बनता है। जो डिफरेंस है वो एक्सपेंसेस और इनकम्स की अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट का फर्क है, तो इसी पे तो डेफर्ड टैक्स बनना है। जब इसी पे डेफर्ड टैक्स बनेगा वो बन जाएगा 300, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। तो वो 1200 ही आ जाता अगर सीधा सीधा अकाउंटिंग प्रॉफिट पे 30% लगा देते। यानी अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट पे, ये मैंने जब कल एग्जांपल 2 की थी ना, तो उसमें भी मैंने ये बात बताई थी एग्जांपल 1 में शायद, कि अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट पे ही रेट लगा दें तो वो इन दोनों के टोटल के बराबर आ जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम ये डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स बना ही इसलिए रहे हैं ताकि टोटल ये आ जाए। यही तो कॉन्सेप्ट है डेफर्ड टैक्स का, कि अगर एक्सपेंस इनकम इतना है तो टैक्स भी इसी का होना चाहिए। रूल्स के फर्क की वजह से करंट टैक्स इस पे लग रहा था, तो वो जो डिफरेंसेस थे उन्हीं पे तो डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया है। तो कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, आइडियली स्पीकिंग, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का अगर टोटल करें तो वो वही बनना चाहिए जो पीबीटी पे टैक्स रेट लगाते तो आता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ रीजंस होंगे कि हमेशा ऐसा नहीं है। वो रीजंस एक्सप्लेन हो रहे हैं इस रिलेशनशिप वाले पोर्शन में। ये पोर्शन स्टार्ट हो रहा है पीबीटी से, और पीबीटी यानी 4000, फिर इसके बाद अगली लाइन इस पे टैक्स रेट लगाना, ये आ गया 1200। ये हमने पीबीटी पे टैक्स रेट लगाया है। टोटल टैक्स एक्सपेंस कैसे निकाला हुआ है? करंट और डेफर्ड को ऐड करके। अगर इनको ऐड करना इसके बराबर आ रहा है तो बस ये बात ये खत्म हो गई। लेकिन अगर इसके बराबर नहीं आ रहा तो कोई रीजंस होंगे, उन रीजंस को एक एक करके लाइन में लिखना है। और जब इस 1200 में वो रीजंस प्लस माइनस करने के बाद उसका टोटल उतना ही आ गया जितना पेज के ऊपर टोटल टैक्स एक्सपेंस आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमने रिकंसाइल कर लिया। ये जो टैक्स एक्सपेंस का नोट है ना, एक इसका वो हिस्सा है जो पेज के शुरू में है। ये क्या हिस्सा है? जो टैक्स एक्सपेंस है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। दूसरा हिस्सा जो रिलेशनशिप है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई इन दोनों का टोटल वो आएगा जो पीबीटी पे रेट लगा के आता। अगर नहीं आ रहा तो कोई रीजंस होंगी, तो वो रीजंस एक एक करके लिख रहे हैं। ये रिलेशनशिप वाला पोर्शन है। अब ये रीजंस क्या हैं? मैंने 4-5 रीजंस लिखी जरूर हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। वैसे तो जो जितना टेस्ट हुआ वो समेट के मैंने डाल लिया इस फॉर्मेट के अंदर, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, ताकि अगर इसके अलावा कुछ हुआ तो वो आप खुद से हैंडल कर सकें। पहले सादी सादी बातें करता हूं। इस पेज के ऊपर सबसे करंट टैक्स के 2 टुकड़े किए हुए हैं। क्या क्या है? जो करंट टैक्स फॉर करंट ईयर है वो तो ये है, और इसकी कैलकुलेशन में अकाउंटिंग प्रॉफिट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है ना। बेशक इसमें हमने कुछ प्लस माइनस किया है, लेकिन ये शुरू तो यहीं से किया था। तो करंट टैक्स फॉर करंट ईयर में इसका इस्तेमाल हुआ है। करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर में इसका इस्तेमाल हुआ है नहीं। वो कहां से निकला? वो पिछले किसी साल की रिटर्न में टैक्स वालों ने कोई एतराज किया और उस पर हमें और टैक्स देना पड़ा। तो करंट टैक्स फॉर करंट ईयर में इस 4000 का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जब इस 4000 का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो इस 4000 पे 30% लगा के जो अमाउंट आ रही है इसमें वो कवर्ड होगा नहीं, तो इसलिए वो खुद से कवर करना पड़ेगा। तो देखें नीचे इसको हमने खुद ऐड किया। देखें इस पे रेट लगा के जो आंसर निकल रहा है इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं कवर्ड हैं, उन्हीं की वजह से इसके टोटल में और उसमें डिफरेंस है। वही चीजें हैं जो एक एक करके लिख रहे हैं। तो एक चीज क्या होगी? करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर। ये जो यहां से हमने 1000 एडजस्ट किया है, जरूरी है इस सब पे डेफर्ड टैक्स बनेगा? नहीं हो सकता है एग्जेम्प्ट इनकम होती, हो सकता है कोई ऐसा एक्सपेंस होता जिस पे डिडक्शन अलाउ ही नहीं होनी। जब हमने इस 4000 पे 30% लगा दिया तो अगर फॉर द ईयर हमने कोई इनकम बनाई हुई थी जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स थी, इसमें वो शामिल है?
है कि नहीं, इसमें शामिल है। जब इस पे 30% लगा तो इसमें उस एग्जेम्प्ट इनकम का भी 30% आ रहा है, जबकि असल में उस पर टैक्स लगा है, तो उसका टैक्स माइनस कर देंगे इसमें से। ये नीचे वो माइनस हो रहा है, ठीक है। इसी का उलट जब हमने 4000 को रेट लगाया तो हो सकता है 4000 निकालने में कोई ऐसा एक्सपेंस लेस हुआ था जो टैक्स अलाउेबल ही नहीं है, लेकिन जब हमने 4000 पे 30% लगा दिया तो इसमें उसकी बचत भी आ गई, जबकि उसकी बचत तो है ही नहीं, तो उसका टैक्स ऐड बैक करना पड़ेगा। तो एग्जेम्प्ट इनकम वाला टैक्स लेस किया हुआ है, और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो टैक्स वालों ने अलाउ ही नहीं करना, वो ऐड किया हुआ है। वो एक्सपेंस ऐड किया हुआ है नहीं, उस पर टैक्स रेट लगा के। इसी तरह से एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स रेट लगा के लेस किया हुआ है। ये सारा केस तब भी होगा ना जब जो ओपन पीवीटी का मिसाल का तो वो 1400 आ रहा है। अच्छा, मतलब हमने 900 और 300 जो करंट और डेफर्ड है उसको हमने कंपेयर करना है पीवीटी से। देखो जो मिसाल मैंने अभी तक सामने लिखी है, इस 1000 को मैं और तोड़ लेता हूं। इसमें से 800 वो था जिसपे डेफर्ड टैक्स बनना था, 200 वो था जिसपे डेफर्ड टैक्स नहीं बनना था, तो डेफर्ड टैक्स बना होगा इस पे। तो टोटल टैक्स एक्सपेंस आ रहा है 1140, जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट आ रहा है 1200। तो हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि 1200 से चलें तो 1140 तक कैसे पहुंचेंगे। वो जो पहुंचना है वो 3-4 लाइन है। हमारा पीवीटी ठीक है कि हमारा करंट प्लस डेफर्ड ठीक है? देखो असल में टैक्स एक्सपेंस 1140 है, सही टैक्स एक्सपेंस ये है, लेकिन अभी जो मैंने बात शुरू की थी, अगर इसी पे रेट लगा देते तो इनके बराबर आना चाहिए था ना। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि डेफर्ड टैक्स क्रिएट ही इसलिए किया गया है ताकि जो टैक्स वालों ने अभी नहीं भी माना हम उन पे भी टैक्स लगा दें, क्योंकि कल को तो कभी ना कभी पड़ ही जाना है। यही कॉन्सेप्ट था ना। तो इन दोनों का टोटल इसके रेट लगा के आंसर के बराबर होना चाहिए था। अगर नहीं है तो कोई वजह है, तो हम वो वजह ढूंढना चाह रहे हैं कि वजह क्या है। तो उसका तरीका यह है कि हम अपने इस पोर्शन को स्टार्ट 1200 से करेंगे और उसमें से फिर 60 माइनस करके दिखाएंगे, और फिर आंसर 1140 के बराबर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि साबित हो गया कि वाकई यही फर्क था। बस ये है इस रिलेशनशिप का मकसद। तो सही टैक्स ये है, ये नहीं है। ये वो है जो आम इंसान सोचता कि ये क्यों नहीं है, तो हम जवाब दे रहे हैं कि इसलिए नहीं है। अच्छा, इसमें से मैंने आपको करंट टैक्स और प्रायर ईयर बता दिया, एग्जेम्प्ट इनकम बता दी और इनएडमिसिबल एक्सपेंस बता दिया। एक और देखते हैं। जब निकाल रहे थे हम करंट टैक्स अभी पिछली क्लास में, तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि हमारा टैक्स बना 10,000, लेकिन गवर्नमेंट वालों ने कहा कि 12,000 तुम्हें हमने माफ किया। इस साल उन्होंने हमें ये माफ कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या कि हमारा टैक्स एक्सपेंस कम आ गया ना बैठे बैठाए। हमारे टैक्स एक्सपेंस में इस 12,000 का एक एक्स्ट्रा फैक्ट आ गया। इस 12,000 के आने से टैक्स एक्सपेंस कम हो गया। इस पे रेट लगाने से ये चीज कवर्ड है नहीं, ये तो बारो बार आई एक चीज। जो असल में टैक्स एक्सपेंस निकला है उसमें ये लेस हुआ है, लेकिन क्या इसका इस पीबीटी से कोई ताल्लुक है? तो ये एक अलहदा चीज है ना, तो ये हमें खुद से अलग से दिखानी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है कि अगर हमें इस साल में कोई टैक्स क्रेडिट मिला है तो टैक्स क्रेडिट फॉर करंट ईयर, ठीक है। इसी तरह से एक दो चीजें और हैं, लेकिन वो आस्ता आस्ता आगे आता हूं।
अच्छा, अब मसला ये है कि बोर्ड पे करने का टाइम नहीं है, तो जो लोग कैमरे के उस पार बैठे हैं वो लोग एक काम ये करें, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं तो फारिग लोग हैं, तो जो कैमरे के उस पार लोग बैठे हैं वो एक काम ये करें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बचपन का क्वेश्चन है, ये कैफ 7 ही का क्वेश्चन है, सिर्फ रिवीजन के लिए कि इस सारे प्रोसीजर से एक बार गुजर जाएं, ये सवाल कर लें, और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सॉल्यूशन देख लें, एक बार सारा सवाल नजर से गुजार लें, ये नोट वगैरह सारा जहन नजर से गुजर जाए, क्योंकि एक बार ये सारा प्रोसीजर गुजरेगा ना, फिर मैं इसमें मुश्किल चीजें डालूंगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें, जो कैमरे के उस पार है वो सॉल्व कर लें तो बेस्ट है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं करना, कम से कम सॉल्यूशन रिव्यू कर लें इसका, ताकि सारा प्रोसीजर आपकी नजर से एक बार गुजर जाए। बोर्ड पे करूंगा ना, टाइम बहुत लगेगा इसमें, ठीक है? हाँ भाई जवानों, मोबाइल साइड पे रखो, उधर आगे करके क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, सॉल्व कर लें तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम इसको एक असाइनमेंट की तरह क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्यूशन देखें और समझने की कोशिश करें कि हुआ क्या है, फिर डिस्कस करता हूं उसका।
करो करो।
हाँ जी, करंट टैक्स निकाल लिया। आप कर ले तब तक नहीं करो। चलें आगे चलते हैं। कर लेना तो पूछ लेना फिर। अच्छा 2 सवाल होमवर्क भी दे रहा हूं। एक करिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये खुद ही बनाया है मैंने, लेकिन इसमें ये नोट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, ये कैफ 7 ही का सवाल है, बनाया खुद ही हुआ था मैंने, लेकिन कैफ 7 लेवल का सवाल है। इसको करने से आपके ये नोट्स की प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। अभी मैं कराने लगा हूं रीवैल्यूएशन। कल की क्लास में कोशिश करूंगा कि कल खत्म कर दूं। कल की क्लास में मैं जो नोट्स में और मसाइल है ना, और खासतौर पर जो टैक्स रेट के क्या क्या मसाइल होते हैं, कौन सा लगना है कौन सा नहीं लगना, कल इस पे बात करता हूं। लेकिन आप उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर आए, उसमें यह कि आपकी नोट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक ये सवाल, और दूसरा रिवैल्यूएशन कराने लगा हूं। एक रिवैल्यूएशन का सवाल होमवर्क दूंगा। तो आप ऐसा करिए कि नोट्स में आइए और पेज नंबर 10 पे आए, पेज नंबर 10। Assets carried at fair value, पेज नंबर 10, assets carried at fair value। वो एसेट्स जिनकी हम लोग फेयर वैल्यू निकाल रहे होते हैं, क्योंकि उनको फेयर वैल्यू पे रखना है। जैसे IAS 16 है रिवैल्यूएशन मॉडल, IAS 38 है रिवैल्यूएशन मॉडल, IFRS 9 है, IAS 40 है। हमने एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रखना होता है। टैक्स वाले वो वैल्यूएशन एडजस्ट नहीं करते। टैक्स वाले अपनी बुक्स में, टैक्स वालों की खैर कौन सी बुक्स हैं, लेकिन फॉर टैक्स पर्पसेस वो वैल्यूएशन एडजस्ट नहीं होती। तो अगर हमारा एक PPE जिसकी फर्ज करते हैं डेप्रिसिएशन में फर्क नहीं था, तो कॉस्ट थी इसकी 10,000 और पहले साल में डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं था। जो अकाउंटिंग वाली थी वही टैक्स वाली थी, 3,000। 7,000
7,000, लेकिन हमने कर लिया इसको रीवैल्यू, ईयर 1 के एंड पे इसको रीवैल्यू कर लिया और रीवैल्यू करके इसमें 2,000 की इंक्रीज कर दी। टैक्स वाले ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट बन गई 9,000 और ये बन गई 7,000। अब जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस किसी P&L आइटम की वजह से आया है। दोबारा सुने, अगर ये 3,000 होता और ये 4,000 होता तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंटिंग में 3,000 लिया गया, टैक्स वालों ने 4,000 अलाउ किया, तो 1,000 का फर्क आया ना। वही 1,000 का फर्क यहां नजर आ जाता और ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क जिस वजह से होता वो वजह P&L से ताल्लुक रखती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंटिंग में इतना, टैक्स में इतना, तो जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क आ रहा है वो P&L आइटम की वजह से आ रहा है। तो इस फर्क पे क्रिएट होने वाला डेफर्ड टैक्स भी P&L में चार्ज होना चाहिए। यही अब तक कर रहे थे। जब डेफर्ड टैक्स जिस डिफरेंस पे बन रहा है उस डिफरेंस की वजह P&L आइटम है, तो उस डिफरेंस पे पड़ने वाला टैक्स भी P&L में जाना चाहिए। ये वो है जो अब तक कर रहे थे। लेकिन ये अगर 3 ही था तो अब जो 2,000 का डिफरेंस है वो किस वजह से है? वो OCI आइटम्स की वजह से। तो जो इसका टैक्स होगा ना वो भी OCI में जाएगा। सही है, ये तो ऐसी चीज है जो कभी नहीं माननी। नहीं, ये इवेंचुअली सेटल हो जाएगा। कैसे? फर्ज करें अगले ही दिन ये बेच देते हैं और बेच देते हैं हम इसको 9,500 का, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आया 500 रुपए, लेकिन टैक्स प्रॉफिट आ गया 2,500 रुपए। तो ये अल्टीमेटली टैक्स में रिजल्ट कर जाएगा। 95 का बिक गया। हाँ, हमारे मुताबिक उसका गेन ऑन डिस्पोजल 500 है, जबकि टैक्स वाले 2,500 पे टैक्स लगाएंगे, तो वो 2,000 अल्टीमेटली टैक्स में आ जाना है ना। तो उस पर टैक्स इफेक्ट है ना। जब टैक्स इफेक्ट है तो डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए, तो डेफर्ड टैक्स बनना तो चाहिए। लेकिन ये डिफरेंस 2,000 का किस वजह से आया? P&L आइटम की वजह से, OCI आइटम की वजह से ना। तो जिस आइटम की वजह से टैक्स पड़ रहा है ये उसी आइटम के साथ जाना चाहिए। तो चूंकि पहले अब तक जो कर रहे थे 2 दिन से, उसमें डिफरेंस एक्सपेंसेस की वजह से आ रहा था, तो उसका रिलेटेड डेफर्ड टैक्स भी P&L को ही चार्ज करना था। तभी मैंने एंट्री में डेफर्ड टैक्स डेबिट टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट किया या टैक्स एक्सपेंस डेबिट डेफर्ड टैक्स क्रेडिट किया। लेकिन अब जो 2,000 का फर्क है वो इस OCI आइटम की वजह से है, तो इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी OCI में चार्ज होना चाहिए। और उसको चार्ज करने का नेट तरीका यह है कि इस 2,000 से प्लांट डेबिट तो करें, लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस जो OCI में जाना है उसमें पूरा 2,000 क्रेडिट ना करें। अगर टैक्स रेट 30% है तो इसमें फिर 1,400 क्रेडिट करें और साथ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 600 की। कर ऐसे लें, लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में यह हो रहा है कि प्लांट डेबिट हो रहा है 2,000, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो रहा है 2,000। 2,000 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। टैक्सेबल डिडक्टेबल? टैक्सेबल। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बनेगा, तो DTL क्रेडिट तो करें लेकिन टैक्स एक्सपेंस डेबिट नहीं करना, OCI डेबिट करना है। तो यही वाला रीवैल्यूएशन सरप्लस ही डेबिट कर देना है। तो वो करने में ऐसे की बजाय ऐसे कर लें। चलिए, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं फिर इवेंचुअली इसको हम या तो बेच देते हैं या टाइम देते हैं, मतलब वो नहीं बिकने वाला था, वो टाइम दिया। किस तरह होगा? हम एक्सपेंस ज्यादा मान रहे होंगे, वो थोड़ा लगा रहे होंगे।
हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर रहे होंगे, वो पूरा नहीं चार्ज कर रहे होंगे, तो वो जो आज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई थी ये कल को रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। आज लायबिलिटी क्रिएट की है ना, कल को हो जाएगी रिवर्स, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा हुआ करेगा, वो टैक्स एक्सपेंस, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थोड़ा अलाउ कर रहे होंगे, तो वो जो आज हमने टैक्स लायबिलिटी बनाई है वो कल को रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए ये टैक्सेबल डिफरेंस है। तो अगर ये तो मैंने मिसाल दी है पीपीई की, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हो सकता है कि जब भी एसेट को फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे और उसकी अपडेशन से जो गेन लॉस ओसीआई में जाएगा, तो जो डिफरेंस इसकी वजह से है उसका टैक्स भी ओसीआई में जाना चाहिए। तो जिस वक्त, वैसे डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग कब हो रही है? ईयर एंड पे, लेकिन ये वाली साथ ही करेंगे। यानी अगर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं 1 मार्च को, तो फिर ये एंट्री भी 1 मार्च को ही हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आप कंपाउंड एंट्री कर लें। अच्छा, इसी तरह से जब सरप्लस में गया ही 1400 है 2000 की बजाय, यानी नेट ऑफ टैक्स क्या है, तो जब हम साल ट्रांसफर किया करते हैं, I-16 का एक वो रिवैल्यूएशन का एक स्केड्यूल बनता है, इफ्रिक 1 में कराया था, इफ्रिक 1 शुरू की बात है, लेकिन इफ्रिक 1 में कराया था। तो जब हमने सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करना है, फर्ज करते हैं रिमेनिंग लाइफ 10 साल बाकी है, वैसे अगर देखा जाए तो इंक्रीमेंटल डिडक्शन कितनी होगी? 200, लेकिन सरप्लस में गया ही 1400 है। 200 ट्रांसफर करते करते 10 साल में तो 2000 ट्रांसफर आउट होना है, यहां है ही 1400, तो ट्रांसफर आउट 2000 कैसे होगा? तो ट्रांसफर आउट भी 200 की बजाय 140 ट्रांसफर हुआ करेगा। लेकिन जब ट्रांसफर हुआ करेगा ना, फिर नहीं डेफर्ड टैक्स की एंट्री आनी, यानी उस एंट्री में डेफर्ड टैक्स नहीं आना, क्योंकि अब वो जो डेप्रिसिएशन है वो पीएनएल को जा रही है, तो अब डेफर्ड टैक्स पीएनएल को जाना चाहिए। यहां पर डेफर्ड टैक्स की एंट्री साथ ही क्यों की थी? क्योंकि ये वाला डेफर्ड टैक्स पीएनएल को नहीं जाना था, लेकिन जब कल को ट्रांसफर करेंगे ना सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, वो 140 से करेंगे। अब इस एंट्री में नहीं है कहीं डेफर्ड टैक्स। ये इसमें सारी बातें लिखने की कोशिश की हुई है। ये जो एसेट्स कैरिड एट फेयर वैल्यू है, ये 7-8 लाइनें ये पढ़ लें, और नीचे मिसाल दी हुई है ये भी पढ़ लें। यानी टैक्स वालों ने इस रिवैल्यूएशन को एडजस्ट नहीं किया, टैक्स बेस 7000 ही रही, एडजस्ट नहीं किया गया। किसी मुल्क में हो सकता है किया जाता हो, ओसीआई वाला साथ और पीएनएल वाला एंड पे, बाकी के साथ। हाँ जी, वो एंड पे। पढ़ लिया? अच्छा, अभी क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूं कैफ 7 का सवाल।
लेकिन होमवर्क दे रहा हूं CFAB 1 का सवाल, और आप उस होमवर्क को करने से पहले इफ्रिक 1 रिवाइज कर लेना। अगर आता है तो ठीक है, अगर भूल भाल गए, क्योंकि ये तो मैंने जुलाई में कहीं कराया था, तो अगर भूल भाल गए हैं तो बेहतर है, क्योंकि उसमें इफ्रिक 1 मिक्स हुआ हुआ साथ। तो अगर आप इफ्रिक 1 थोड़ा बहुत याद रखते हैं तो कर लेना सवाल, अगर नहीं तो पहले इफ्रिक 1 रिवाइज करना। और उसका जो आईकैप का सोल्यूशन है वो गलत है, इंतहाई किस्म का गलत है, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है जी वो जो होमवर्क दे रहा हूं, जून 2016 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5। 2 सवाल होमवर्क बताएं। एक बताया है कैफ 7 ही की रिवीजन के लिए, जो मेरा ही बनाया हुआ मेरे नोट्स में क्वेश्चन 6 है, और दूसरा सवाल CFAB 1 के पास पेपर का सवाल दिया है, जून 2016 अटेम्प्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके आईकैप के सोल्यूशन में शदीद गलती है, तो मैं इसलिए आपको सोल्यूशन इसका दे रहा हूं। है किधर? नहीं, पास पेपर तो नहीं डाले होते इसमें मैंने, वो पास पेपर्स तो अलहदा से आपके पास हों। अच्छा, अभी आप ऐसा करें कि क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें। बोर्ड पे सॉल्व करूं या सोल्यूशन से दिखा दूं? टाइम बड़ा लग जाता है, हमें तो आदत ही ऐसी है। नहीं, वो कुछ बच्चों का ख्याल होता है ना कि सर बोर्ड पे करें। वो बच्चे भी ड्राइविंग करते हैं। क्यों जी जावा साहब? नहीं सर, वो सोल्यूशन से चलें। पक्की बात है। जी क्वेश्चन 7 पढ़ लें। ये भी कैफ 7 का ही है, लेकिन मैं सोल्यूशन से ही दिखा देता हूं। हाँ जी, पढ़ लें तो करूँ डिस्कस। फर्स्ट जुलाई को एक प्लांट खरीदा है, और उसके बाद इसकी 2007, 8, 9, 10, 11 यहां तक की एंट्रीज करनी है। ये 4-5 साल की एंट्रीज हैं। एक ही प्लांट है, तो एक तो इस सवाल में रिवैल्यूएशन हो रही है, और दूसरा चूंकि टैक्स भी है तो इसका डेफर्ड टैक्स भी बनेगा, और चूंकि उसने प्रॉफिट भी बता दिया और साथ टैक्स का नोट मांगा है, इसलिए करंट टैक्स भी कैलकुलेट होगा। वरना अगर सिर्फ एंट्रीज मांगी होती तो फिर टैक्स रेट होने की वजह से हम रिवैल्यूएशन के साथ डेफर्ड टैक्स का सवाल करते, लेकिन चूंकि प्रॉफिट भी बताया लास्ट पैराग्राफ के अंदर, तो इसलिए आपसे पार्ट बी में नोट मांग लिया है ताकि करंट टैक्स निकालें। पहले आप आइए सॉल्यूशन में वर्किंग नंबर 1 पे, जो इसकी जामे किस्म की वर्किंग है।
वर्किंग 1। क्वेश्चन सामने रखें, सॉल्यूशन सामने रखें। इनमें से ये मैं आपको टेबल पहले जो फैला हुआ है इसका वो बता दूं। जब आपको मैंने इफ्रिक 1 पढ़ाया था ना, या वैसे भी बचपन से भी जब करते आ रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन के लिए जो टेबल बनता है, डेट अंग्रेजी, एक एसेट का कॉलम होता है और उसके अलावा रिवैल्यूएशन के 2 कॉलम होते हैं, एक वो जो सरप्लस है और एक वो जो P&L में जाना है। ये 3 कॉलम हम बनाया करते हैं। इफ्रिक 1 में क्या किया था कि यहां पर एक डिस्मेंटलिंग का कॉलम और बना दिया था। इफ्रिक 1 में यहां पर एक कॉलम बस और बना दिया था, वरना बाकी ये कॉलम जो आप पहले बनाते हैं। अब 2 कॉलम और डाले हैं बीच में, ये तो है ही है, साथ 2 कॉलम और डाले। देखें, सरप्लस के साथ एक मैंने टैक्स का कॉलम डाला है और एक नेट सरप्लस का कॉलम डाला है। ये 3 कॉलम तो वही हैं जो पहले भी बनाते हैं। एक मैंने साथ टैक्स का कॉलम डाल दिया और एक नेट सरप्लस का कॉलम डाल दिया। इस कॉलम को बाद में भरेंगे, पहले जिस तरह रिवैल्यूएशन करते हैं पहले वैसे करना है। खरीदा कब था? 1 जुलाई 2006 को। कितनी कॉस्ट थी? 90। 30 जून 7 को डेप्रीशिएट कितना किया? 9,000। बाकी क्या रह गया? 81। फिर वहीं से बता दें, टेबल से देख के। फिर 30/6/8 को डेप्रीशिएट किया 9,000, क्या रह गया? 72। फिर किया हमने रीवैल्यू, कहां तक पहुंचाया? 64। कितना लॉस? 8। सरप्लस है तो P&L में चला गया। फिर आगे 09 पे डेप्शन चार्ज की कितनी? 8,000 और अंडर चार्ज डेप्शन 1,000 इसमें से नेट करते जाएंगे। ये बच गया 56, ये 7। फिर 10 की डेप्शन चार्ज की कितनी? 8,000, इसको 1,000 एडजस्ट किया, ये रह गया 48, ये रह गया 6। फिर रीवैल्यू किया है, कहां तक पहुंचाया? 60। कितना बढ़ा दिया? 12। अब ये देखें, जब 12,000 से इसको बढ़ाया तो 6 पहले लॉस रिवर्स होगा और बाकी सरप्लस में आएगा। सही है? ये वो है जो I-16 में नॉर्मली करते थे, ये वैसे ही करना है। ये आपने सरप्लस का कॉलम ग्रॉस ही बनाना है। अगर ग्रॉस नहीं बनाएंगे ना, मैंने तो कहा था कि सरप्लस नेट करना है, तो P&L में कितना जाना है कितना नहीं जाना है इसमें गलती हो जाया करेगी। सरप्लस का कॉलम ग्रॉस ही बनेगा जैसे पहले करते आए हैं। एक बार जब ये सब हो जाएगा ना, उसके बाद ये कॉलम भरना, उससे पहले नहीं। पहले आपने ये वैसे ही सॉल्व करना है जैसे I-16 सॉल्व होता था। और आगे एक 2011 में क्या हुआ? डेप्शन चार्ज हो गई कितनी? 10,000 और एक्स्ट्रा कितनी? 1,000। तो पहले ऐसे ही बनेगा जैसे I-16 में बनता था। जब ये सब कर लें उसके बाद इन 2 कॉलम्स को भर रहा हूं। और कैसे भर रहा हूं? सरप्लस में जहां जहां जो लिखा है उसका टैक्स वाले कॉलम में। इसका टैक्स कितना? 2400। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। टैक्स वाले कॉलम की टोटलिंग नहीं करनी, ये कॉलम नेट 6,000 लिखा है, यहां पर 3600 आ जाएगा। 6,000 3600 1000
नेट ऑफ टैक्स कितना, कितने परसेंट टैक्स रेट है? 40%, 600, बाकी रह गया 3000। एंट्रीज इस कॉलम से होनी है, इस कॉलम से एंट्रीज नहीं होनी। ये कॉलम क्यों बनाना है? ताकि पता चले कि P&L में कितना जाना है। ये कॉलम ग्रॉस ही बनेगा, लेकिन ये कॉलम एंट्रीज वाला नहीं है, एंट्रीज वाली ये है। अगले साल अगर 10,000 का लॉस आ जाए तो अच्छा, अब अगले ही साल 10,000 का लॉस आ जाता है, इस कॉलम में कितना बैलेंस बचा हुआ है? 5। इस कॉलम में कितना बचा हुआ है? 3। आपने 5 से कंपेयर करके देखना है P&L में कितना जाना है। बाकी एंट्री डेफिनेट है। असल में जो ये 5 होगा ना, वो 5 इन 2 में टूटेगा। जैसे अभी ये जो 6,000 है, ये 6,000 यहां लिखा और P&L में 6,000 गया, लेकिन एंट्री करते हुए 6 नहीं आएगा, वो टूट जाएगा 2400 और 3600 में। ठीक है, तो आपने पहले ये कॉलम इग्नोरिंग टैक्स बनाने, जैसे I-16 में करते हैं। जब ये सब कर लिया, और अभी फिर दोहरा देता हूं, अगर लॉस डाउनवर्ड, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होती, अगले ही साल हो जाती, और यहां सरप्लस में कितना आ रहा है? 5,000। असल में सरप्लस के अकाउंट में कितना आ रहा है? 3,000, लेकिन यहां 5 है, तो आप अगर डाउनवर्ड होता 7,000, तो 5 यहां और 2 P&L में आता। अगर डाउनवर्ड हो जाता, पहले तो देखें इस 6 की एंट्री क्या होगी, इस 6 की एंट्री क्या होगी? प्लांट डेबिट 12, P&L क्रेडिट 6। I-16 का सवाल होता तो सरप्लस में 6 जाना था ना, उस 6 की बजाय 3600 जाएगा और डेफर्ड टैक्स 2400 जाएगा। जो एंट्री पहले नॉर्मली करते थे, बस सरप्लस जहां डेबिट क्रेडिट होना था वो टूट जाएगा, बाकियों को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अगले साल कितना 10,000 डाउन कर लेते हैं, 10,000 डाउन करेंगे तो प्लांट क्रेडिट होगा 10, P&L में कितना जाना है? 5, P&L डेबिट होगा 5, और वो जो सरप्लस में 5 डेबिट करना था, वो 5 की बजाय 3 और डेफर्ड टैक्स 2 हो जाएगा। तो देखें यहां 3 बचा हुआ था, खत्म हो गया। ठीक है, वर्किंग में ग्रॉस कॉलम बनना है, लेकिन बाद में फिर इसके 2 कॉलम बनाइएगा, और एंट्री करते हुए इसका इस्तेमाल होना। अच्छा, अब चूंकि डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में ईयर एंड के अलावा एक और एंट्री आ गई है, ये वाली, तो अब जब आप डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालेंगे, ओपनिंग में लिखा हुआ है लेट से 8,000, क्लोजिंग में लिखा है लेट से 14,000। अब ये सारा का सारा 6,000 एक्सपेंस नहीं है, बीच में OCI भी आ गया है 2400, बाकी जो है वो P&L है। ये वो जो मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स थी ना, ये वो OCI का कॉलम है। कौन सी फिगर लिखनी है? जो इस साल में रिवैल्यूएशन हुई है और उसमें जो फिगर आई है, डेबिट या क्रेडिट, ये वो फिगर है। ये मैं बता रहा हूं, वो जो डेफर्ड टैक्स का नोट है ना, ये वो बता रहा हूं। अब बैलेंस करेंगे तो वो एक्सपेंस निकलेगा। आप चाहे इसको इस नोट से निकाल लें, चाहे डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट से निकाल लें, नोट से ही निकाल लिया करें वैसे। तो अब डेफर्ड टैक्स पे P&L के अलावा OCI भी आ गया, इक्विटी भी कल आएगा, अभी OCI आया सिर्फ। तो अब ये जो वर्किंग सारी बनाई, ये बनेगी ग्रॉस, लेकिन एंट्रीज के लिए ये कॉलम चाहिए। अब डेफर्ड टैक्स पे आते हैं। ये कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट को लेके टैक्स डेप्रिसिएशन चलानी पड़ेगी। हर साल की कैरिंग अमाउंट आ गई,
हर साल की टैक्स बेस निकलती आएगी, उनका डिफरेंस होगा टैक्सेबल डिफरेंस, जिसपे क्लोजिंग डीटीएल निकला करेगा। अगले साल वो ओपनिंग होगा, इस साल वो क्लोजिंग होगा, और इनके डिफरेंस से टैक्स एक्सपेंस आता जाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन देख लें। मेन समझाने वाली बात ये थी, सोल्यूशन देखें ताकि फिर उसको क्लोज करें बात को। देख ले यार, देख ले, बस तो निकल गई अब। बस नहीं मेट्रो बंद नहीं हो जाती 10 बजे, 10 बजे बंद होती है, उसको आते आते मैंने टाइम तो आपको जाते होते भी टाइम लगेगा। वो आज भाई ये जल्दी पहुंचे, बस निकल गई तो मैं पैदल जाना पड़ेगा। नहीं, वो छोड़ के आएगा शादरा यार आपको। ठीक है, मेन समझाना यही था इसमें वैसे। ये क्या मतलब ये सारा समझ आ गया सर, वो नहीं समझ आया। वो क्या? रिव्यू किया गया ये? सारा। हाँ हाँ, वो कैलकुलेट नहीं ना की हुई थी, इसलिए ऐसे ही अज्यूम कर ली। बस आपको ये 2400 बताना था। देखो, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है ना। अभी तक बीडीसीडी के डिफरेंस से निकालते थे, अब ये भी आ गया बीच में। अब जो डिफरेंस है वो पीएनएल निकलेगा। ओके, डन। ये 2 सवाल कराइए ताकि कल फिर लेवल और बढ़ा दूं मैं। एक मैंने कहा है क्वेश्चन 6, ये मैंने ही बनाया हुआ है कैफ 7 लेवल का, और एक आपको जून 16। जो जून 16 है ना, वो यही प्लस इफ्रिक 1 है, रिवैल्यूएशन प्लस इफ्रिक 1 है। ठीक है सर, वो चलेगा नहीं, वो 600 भी पा देना। उस 1000 को नेट ऑफ टैक्स किया है। 400 लिख दो। नहीं, 400 यहां नहीं लिखना। सरप्लस ट्रांसफर के टाइम पे नहीं डीटीएल आना। सरप्लस ट्रांसफर के टाइम पे डीटीएल नहीं है, सिर्फ रिवैल्यूएशन के टाइम पे डीटीएल है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। इसलिए मैंने इस 1000 के सामने यहां 400 नहीं लिखा, सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली एंट्री में यहां लिखना है बस। तभी मैंने कहा कि इस कॉलम की टोटलिंग नहीं करनी, या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्री में यहां लिखना है। लो यार, आप इसको शादरा में छोड़ा, एक हदीस आ गई। बुखारी में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मोमिनों को आपस में एक दूसरे के साथ रहमत और मोहब्बत का मामला करने और एक दूसरे के साथ लुत्फ और नरम खोई में एक जिस्म जैसा पाओगे कि अगर एक हिस्से को तकलीफ होगी तो सारा जिस्म बुखार में और नींद उड़ने के साथ उस तकलीफ में शामिल हो जाता है। तो बेचारा अकेला शादरा जाएगा, तो उसको छोड़ा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।